आज के इस वीडियो में हम निर्मल वर्मा द्वारा लिखित चिड़ों पर चांदनी की चर्चा करने वाले हैं। शिमला की पहाड़ियाँ और उससे जुड़े हुए अपने बचपन की स्मृतियों को सहज एवं स्वाभाविक रूप से शब्दबद्ध करने का प्रयास निर्मल वर्मा जी ने चिड़ों पर चांदनी में किया है। शुरुआत होती है, इन पहाड़ियों के पीछे न जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर अक्सर एक दूसरे से यह प्रश्न पूछा करते थे। उन दिनों छुट्टी लेकर पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे संग थे, हमारे खेलों में, हमारे सपनों में। तब पहाड़ी शक्ल, उसकी भावभंगिमा बिल्कुल अलग दूसरे किन्न की थी। जैसे माँ की शक्ल की बच्चों की आँखों में होती है, वह दूसरों के लिए नहीं होती, उसकी पहचान ही अलग होती है। तो लेखक शुरू में कह रहे हैं कि जब बचपन में हम पहाड़ों को देखते थे तो हमारे मन में कुतूहल पैदा होता था कि इन पहाड़ों के पीछे क्या है। जैसे आज हम छुट्टियां लेकर पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, वैसे उस समय जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम वहीं पर रहते थे और पहाड़ हमारे सपनों में, हमारे खेलों में हमारे साथ रहते थे। शिमले का वह घर बरसों पहले छूट चुका है। उसके बाद न जाने कितने छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटलों में रहना पड़ा है। किंतु आज भी जब किसी अकेली निर्जन पगडंडी पर चढ़ता हुआ मास के किसी अनजाने द्वीप पर सांस लेने ठिठक जाता हूँ तो आँखें विस्मय से भर उठती है। पहाड़ों की अलंघ्य अभेद ऊंचाइयों की तरह इस प्रश्न की आज भी वैसे ही ऊंचाइयों की तरह यह प्रश्न आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा कभी बरसों पहले बचपन में बना हुआ था। तो अब हम बड़े हो गए हैं, बहुत सारे हिल स्टेशनों पर हम घूम चुके हैं, लेकिन आज भी बचपन के वो पहाड़ों की चोटियाँ आज भी वैसे ही लगते हैं, वैसे ही प्रश्न करते हैं, वैसे ही कुतूहल पैदा करते हैं जैसा कि बचपन में करते थे। थॉमस मान का मैजिक माउंटेन बहुत बाद में पड़ा, किंतु जब पड़ा तो लगा जैसे इसे बहुत पहले कहीं पड़ा था। स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी चोटियों शिमला से अलग हैं, वहाँ कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुफाओं में खोकर हंसपद ने विराट सत्य को की उपलब्धि की थी, उसी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितनी बार बचपन में हुई है, क्या उसका लेखा जोखा करना आज संभव है? तो लेखक कह रहे हैं, हमने बहुत बाद में किताब पढ़ी थी स्विट्ज़रलैंड के बर्फीले चोटियों की मैजिक माउंटेन के रूप में, लेकिन उसमें जो चित्रण किया गया था वह चित्रण हमने भी जिया है, बचपन से जिया है, लेकिन उसका लेखा जोखा आज उसे शब्दबद्ध करना क्या संभव है? रात को सोते समय आकाश साफ होता था। दिसंबर के निविड़ गहन अंधकार में दूर की पहाड़ियाँ धूमिल रेखा चित्र सी स्तब्ध, कुछ देर बाद धूप निकल आनी है। नीले चमचमाती आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियों धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल लेती हैं। चेहरा जो बर्फ का मोज़ाइक है, पहाड़ियों के ऊंचे नीचे पोटेल्स पर टिका हुआ, हिसार रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। दिन भर इन चोटियों पर पीले या मुलेटी रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। हर बादल हवा में तिरता हुआ अपने सुनहले पंखों से बर्फ के इस मोजापक को पहुंच जाता है। बर्फ और बादलों का यह चिरंतर खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा जाता है, किंतु गुलमंग की उन चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था वह आज भी नहीं भूल पाया हूँ। तो लेखक यहाँ पर अपनी पुरानी यादों में
चले गए हैं और उसका चित्रण, उसे शब्दबद्ध करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। शुरू अप्रैल के दिन थे। हवा में चाकू सी पैनी धार सा तीखापन था। टूरिस्टों का तांता अभी आरंभ नहीं हुआ था और जिस कमरे में मैं ठहरा था उसके अलावा होटल के सब कमरे खाली पड़े थे। आधी रात अचानक हवा का वेग तेज हो गया। मैं दरवाज़ा बंद करके उठा हूँगा, लेकिन आंखें खुलते ही मेरे भीतर एकाएक सब कुछ शांत निस्पंद सा हो आया था। चारों ओर एक घना सा सन्नाटा घिर आया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे, खिड़कियाँ हवा के झोंकों से खड़खड़ा उड़ते थे और फिर सब कुछ छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाज़ें एक अथाह शांति में डूब जाती थी। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। आंखें खिड़की के पार बीच के तरल अंधेरे को लांघती हुई निखल लम गंग की हिमछद्दित चोटियों पर जा टिकी। चांदनी की छुई मुई से झिलमिलाते कण ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे। सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर के सफ़ेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही हो। एक पीला उजला सा आलोक होटल के बाहर ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था। बादल, बर्फ, चांदनी तीनों के अलग अलग रंग थे, उनके अलग अलग लय थी। उस क्षण मुझे लगा था मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों ने समस्त वन स्थल को अपने स्वप्नील निस्पंद पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगता था जैसे चांदनी के रेशमी डोरों से खिंचती हुई खिल नम गंग की बर्फीली पहाड़ियाँ होटल के कमरे के पास तक सरक आई हो और खिड़की के बाहर हाथ फैलाते ही मैं उन्हें छू लूँगा। तो कितना खूबसूरत, कितना सम्मोहन भरा चित्रण यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने किया है। और इसको पढ़ते हुए या सुनते हुए वो सारा क्या सारा चित्र हमारे आँखों के सामने तैर उड़ता है, आँखों के सामने आ जाता है। तो उस एक रात का जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहे हैं जब वो पहाड़ों में हैं, होटल के कमरों में हैं, और किस प्रकार से बाहर का वातावरण था, किस प्रकार से बादल, बर्फ और चांदनी रात तीनों के अलग अलग रंग थे, लेकिन तीनों की अलग अलग लय थी, लेकिन तीनों जब एक साथ आई थी तो किस प्रकार का सम्मोहन भरा वातावरण का निर्माण वहाँ पर हुआ था, इसका चित्र यहाँ पर लेखक ने बखूबी किया है। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत माया जाल मैंने पहली बार देखा था और एक अलौकिक विस्मय में मेरी आँखें अनायास मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी शाम की आग जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भूतेला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मुंह पाश में बंधना उतरना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। तो कितना खूबसूरत यहाँ पर चित्रण किया है और उदाहरण दिया है कि उस चांदनी रात को, पहाड़ों की उस चांदनी रात को माया जाल कहा है। ऐसा माया जाल जो सांप की आंखों जैसा अविस्मृत जादू ही सम्मोहन करने वाला भूतेले सा सौंदर्य है, जो एक समय आतंकित भी करता है और आकर्षित भी करता है। इस प्रकार का वातावरण लेखक कहते हैं मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखा था और ये मुझे सम्मोहित कर रहा था, ये वातावरण मुझे आतंकित भी कर रहा था और ये वातावरण मुझे आकर्षित भी कर रहा था। जाखू की पहाड़ियों से सटा 750 फीट की ऊंचाइयों पर हमारा स्कूल था। हर शाम बस्ता झुलाते हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की वह बुलंदी न जाने कहाँ पीछे छूट गई है। उस शाम नौकुचिया से भीमताल आते हुए उस एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उस पुरानी चिर परिचित छायाओं से भेंट हो गई।
और मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। ढलती शाम की फीकी सुनहली आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। उसके पीछे किंतु उनसे सटी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला अधखुले पंखे सी ऊपर जाकर टेढ़ी सी हो गई थी, मानो कोई भीमकाय वनैला जंतु अपनी गर्दन उठाकर आकाश निहार रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते से बिखरी थी, जिन पर हल्के बैगनी रंग के गुब्बारे उठ रहे थे। ये गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगते हैं, किंतु एकटक देखने से लगता है मानो उनके भीतर से मैली रेत की धुंधले किंतु तीखी रेखाओं से युक्त पिरामिड उभरने लगे हैं। नीले पिरामिड, आकाश, बादल और हवा से निकलकर ये पिरामिड चित्रित हुए हैं। शाम की धूमिल छायाओं ने इन्हें जन्म दिया है। ये पहाड़ी छायाएं एक सी हैं, किंतु हर जगह इनके पल छीन बदलते रंगों को देखा है। जाखू की पहाड़ियों पर स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर इन्हें धीरे धीरे धूप के संग उतरते देखा है। बहुत बरसों बाद कोटगढ़ के सेब के बनी बगीचों में लेटे हुए पेड़ों की सरमराती रानीखेत में चिड़ की सुई नुमा नुकीली पत्तियों की जाली से उन्हें चुपचाप छनते झरते देखा है। और तब रात झुक आती है, अंधेरा एकदम नहीं आता, एकदम आकर चौंकाता नहीं, न वो उजाले को धकेलकर उसकी जगह लेता है, बल्कि दिन का उजाला खुद ब खुद धीरे धीरे अंधेरे में सिमट जाता है। इसलिए पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना रंग बदल लेती है। कालका और शिमला के बीच एक वीरान उपेक्षित डिटेक्शन है सोलन। अंग्रेज़ों के ज़माने की कुछ कोठियाँ और बंगले यत्र तत्र मिल जाते हैं, खाली और उजाड़, जिनके आगे टूलेट की टूटी फूटी तख्तियाँ झूलती रहती हैं। वहाँ पहाड़ियाँ खामोश रहती है। शाम को उनिंदी उदासी में केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत स्वर हवा में उड़ता भटकता सुनाई दे जाता है। मोटर रोड से जरा पीछे वित्ते भर का चौकोर खोखल है, चारों ओर चीड़ के घने झुरमुटों में घिरा हुआ। यह खोखल बहुत खामोश है। सफ़ेद पत्थरों पर काई जम गई है, अक्षर मिट गए हैं। चिरंतर मौन के दायरे में पत्थर सोए हैं, बरसों से सो रहे हैं। हवा में पत्ते कांपते हैं और चुपचाप झर जाते हैं। पत्तों के पीले ढेर में पत्थर दब से गए हैं। इन पत्थरों पर जो नाम लिखे हैं उन्हें अनेक बार पढ़ा है। हर बार नाम नए लगते हैं, हर बार उन्हें पढ़कर भूल जाता हूँ। मेरे लिए उनका कोई अर्थ नहीं है, उनके लिए भी मेरा कोई अर्थ नहीं है, किंतु फिर भी मैं हर शाम यहाँ आता हूँ। इनके जरा ऊपर घास का छोटा सा ढलुआ टुकड़ा है, उठी हुई हथेली सा। मैं हर शाम घास की इस हरी हथेली पर बैठा हुआ इन खामोश पत्थरों को देखता हूँ, जो पत्थर नहीं हैं किंतु पत्थरों से अलहदा नहीं हैं। मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी है, काई कीचड़ में लिथड़े फूल हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं जो एक क्रॉस से उड़कर दूसरे क्रॉस पर बैठ जाती है। हवा में एक तेज तीखी खुशबू सी फैलने लगती है। यह फूलों की नहीं, पत्थरों की खुशबू है। यह गंध सड़ते हुए पत्तों की खुशबू से मिलती है, उस गंध से मिलती है जो किसी पुरानी पेंटिंग के उखड़े बासी रंगों से आती है। लगता है जैसे पेड़ों की छायाओं के संग पत्थरों का यह मंच धीरे धीरे हिल रहा हो। पीछे पहाड़ियों के एम्पी थिएटर में किसी के पैरों की थाप झाड़ियों के बीच सरसराती सी सुनाई दे जाती है और उसकी गूंज चारों दिशाओं को खटखटाकर पहाड़ी हवा में गुम हो जाती है। तो यहाँ लेखक ने उस परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। Is there anybody there? said the traveler, knocking on the
मुनलिटडोर। यह अजीब सा यात्री कौन है जिसका पदचाप हमेशा पहाड़ियों में सुनाई दे जाती है? चांदनी, पहाड़ी, हवा या मृत्यु? और तब अचानक ध्यान भटक जाता है। बरसों पहले की एक शाम स्मृति पटल पर झलक जाती है। 9000 फीट की ऊंचाइयों का नारकंडे का डाक बंगला एक नन्हे से घोंसले सा पहाड़ी की चोटी पर टिका है। अभी बस से उतर रहा हूँ, बरामदे में बैठकर कॉफ़ी पी है। डाक बंगले के ज़रा नीचे बसों के अड्डे के पास किसी पहाड़ी देवता का मंदिर है। मंदिर के चारों ओर लाल, नीले, हरे रंग के चिथड़े टंगे हैं जो दिन रात हवा में फरफराते रहते हैं। डाक बंगले के चौकीदार ने मुझे बताया कि हर यात्री किसी पुरानी प्रथा के अनुसार अपना कोई कपड़ा मंदिर को भेंट कर जाता है। इन्हीं कपड़ों को मंदिर की दीवारों के चारों ओर लटका दिया जाता है। किंतु कुछ ही देर में हवा के फड़फड़ाते इन चितड़ों को अंधेरों ने निगल लिया। मोटर रोड के दाईं ओर गेस्ट हाउस का ढलुआ छत के ऊपर हांसिया चांद उग आया है, किंतु दूर पहाड़ियों पर धूप अभी तक रेंग रही है। एक क्षण के लिए पता नहीं चलता कि 9000 फीट की ऊंचाइयों पर जो पीला आलोक सिमट आया है वो मिटते सूरज की रश्मि रेखा है या उगते चांद की हलद आबा। पश्चिम आकाश में कोहरे के ऊपर अंधेरा अलग था, बादल अलग थे और दोनों के बीच सिंदूरी रंग की लंबी विशालकाय फेल मछली सी रेखा खींच आई थी। किंतु कुछ ही क्षणों में यह मछली हवा में घुल गई। एक नीली धुंध की झीनी सी चादर पहाड़ियों पर बिछल आई है। लगता है जैसे रात ऊपर नीचे नहीं बल्कि नीचे घाटियों की अतल गहराइयों से निकलती हुई ऊपर आकाश की ओर आ रही है। धुंध के छोटे छोटे रेले धूप और चांदनी दोनों को ही अपने में समा लेते हैं। डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता। नीली सलेटी परतों में लिपटी यह धुंध इतनी सघन और ठोस है कि उसे चाकू से तराशा जा सकता है। मेरी सारी देह किसी अदृश्य धुएं की अनंत तहों में दबी रह गई है। मुझे लगता है मानो बरामदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूँ, केवल मेरा ओवरकोट धुंध की नीली दीवार पर टंगा रह गया है। नारकंडे की वह रात आज डलहौजी की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए सहसा आंख के सामने घूम जाती है। लगता है जैसे बरसों पहले की धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर बीते समय की अतेल अंधेरी घाटियों को पार करती हुई मेरे होटल के आगे ठिठक गई हो। होटल से बहुत दूर नीचे कैंट की धुंधुआती बत्तियों के आर पार सितंबर के बादल उड़ते रहते हैं। हर लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द चमकीली धुंध का दायरा जमा हो जाता है, मानो आलोक मंडल के से आवृत कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। किंतु रात की यह धुंध हमेशा ही नहीं रहती। पहाड़ों पर भी सुबह होती है। भीमताल हमारे मकान के पिछवाड़े पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है। दूध सी धवल कोमल किरणों से शुभ्र आंचल में ओस में भीगी घास, पत्थर, जंगली फूल झिलमिलाते हैं। कुछ ही देर में ये किरणें हमारे मकान की लाल टीन की छत को छू लेंगी और नीचे झोल के पानी में उतर जाएगी। मंदिर के घेरे से जरा दूर झोल के पश्चिमी कोने में छोटा सा टापू है। उसके बीचों बीच पेड़ों का हरा पीला झुरमुट है, जिनकी मटियाली छायाएं दिन भर झील के पानी में तिरती रहती हैं। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी है, पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती है और फिर उन्हें वापस किनारे पर पहुंचा देती है। टापू के पके गुलर गिरते हैं, टप टप पानी भागता है किसी अदृश्य निधि की खोज में। उर्मियाँ सतह पर उड़ती हैं, दौड़ती हैं, छोटे छोटे बूंदों सी झील के सावले गालों पर झूलती है और फिर गुम हो जाती है।
हमारे मकान के नीचे दलदल है। कुछ दिन पहले यहाँ झील का जल, जिसे अब हल्द्वानी और अन्य निकटवर्ती स्थानों के लिए जहाँ जल की कमी है खींच लिया गया है। जब हम यहाँ आए थे तब दलदल गीली थी, पांव रखते ही नीचे धंस जाती थी। हम घुटनों तक नीचे कीचड़ में फिसलते जाते थे, किंतु अब पिछले 2-3 दिनों से कीचड़ का पानी सूख गया है। अब यहाँ बड़े बड़े चौकोर केक से काली मिट्टी के टुकड़े उभर आए हैं। जहाँ तहाँ गाय, भैंसों, बकरियों के खुरों के निशान दिखाई दे जाते हैं। सामने छोटे से बाजार के आगे बसों का अड्डा है। भुवानी, नैनीताल, नौकुचिया, काठगोदाम को जाती हुई बसों का सोया सा हॉर्न झील पार करता हुआ हम तक पहुंच जाता है। हम जान गए हैं कि किस समय अमुक बस कहाँ जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम के पल छिन बदलते रंग के संग झील अपना आवरण उतारती है। निरावृत होकर स्तब्ध भाव से चारों ओर झांकती है और फिर सबकी आंख बचाकर धीरे से चुपचाप नया रंग ओढ़ लेती है। दोपहर की उनिंदी घड़ी में आसपास का तरानवर्णी जल ठहर सा जाता है। केवल बीच में एक लंबी शहतीर सी चमचमाते पारे की तरह ताल को 2 उजली फांकों में काटती हुई दूर तक फिसलती जाती है। झील के कितने चेहरे हैं या चेहरा एक ही है? केवल भंगिमाएं बदलती हैं। धूप ने जाल डाला है। चमकीली मुलायम मछलियों सी लहरें जाल की तंतुओं से खेलती है, फंसती है और फिसल जाती है। पूरी रात होने से कुछ क्षण पूर्व झील के 2 चेहरे हो जाते हैं, एक हंसता हुआ, दूसरा सोया सा। पानी बट जाता है, आधा जल गहरा हरा, कहीं कहीं श्यामल, आधा सफ़ेद, जैसे किसी ने चूने का चिट्टा चूरा पानी में घोल दिया हो। अंधेरा बढ़ते बढ़ते यह सफ़ेदी धीरे धीरे झील के श्यामल हिस्से को अपने में ढांप लेती है। झील का रंग आकाश के रंग से मिल जाता है, मानो आसपास की पहाड़ियों के बीच आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ गया है। शाम की फैलती छायाओं में भीमताल का द्वीप डूब जाता है। केवल पेड़ों के झुरमुट का एक धब्बा झील और आकाश की सफ़ेदी पर स्तब्ध सा खींचा रहता है। रात की घनी नीरवता में सब कुछ धीमे धीमे सिमट जाता है। लहरें शांत हो जाती है। आखिरी बस बाजार के आगे कोने में ठहर जाती है। दूर टापू में गुलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है, टप टप टप। तो इस तरह यहाँ पर लेखक ने प्रकृति का मनोहर सौंदर्य अपने शब्दों से इस निबंध यात्रा वर्णन के कैनवास पर उतारने का बखूबी प्रयास किया है।